ममता नाम की स्टूडेंट सबसे पीछे वाले बेंच पर बैठकर अपने नवजात बच्ची को दूध पिला रही थी। बच्ची प्लीज रोना मत, घर चलकर हम लोग खेलेंगे। इतने में बच्ची रो पड़ी। क्लास टीचर ने पलटकर पीछे देखा। इतने में जल्दी से ममता ने उस बच्ची को अपने स्कूल बैग के अंदर पैक कर दिया। टीचर भागकर उसके पास आया। ममता, मैं अक्सर सुनता हूँ तुम्हारे पास से ही किसी बच्चे के रोने की आवाज़ आती रहती है। क्या है ये सब? स्कूल में मोबाइल लेकर आती हो क्या? ममता डर गई क्योंकि इस बार टीचर बहुत ज़्यादा गुस्से में थे। सभी बच्चे उसी की तरफ देख रहे थे। नहीं सर, मैं मोबाइल लेकर नहीं आती स्कूल में। मुझे समझ में नहीं आता कि तुम इतना बड़ा स्कूल बैग लेकर क्यों आती हो। आज मैं तुम्हारा बैग चेक करूँगा। दिखाओ अपना बैग। सर, बैग में बड़ा सा टिफिन है, इसीलिए मुझे बड़ा बैग लाना पड़ता है। मेरी माँ ढेर सारा खाना भर कर दे देती है। तभी उसकी क्लासमेट रानी बोली, तो ममता दिखा दो ना टिफिन। पिकनिक वाले दिन इसने हम सबको खाना खिलाया था सर। इसका टिफिन चेक कीजिए, मस्त खाना होगा उसमें। टीचर ने ज़बरदस्ती उसका बैग छीन लिया। जैसे ही टीचर ने बैग की चेन खोली तो उसमें एक नवजात बच्चा था। वो जोर से रोने लगा। ये देखकर पूरी क्लास दंग रह गई। टीचर की तो आंखें ही बड़ी हो गई। तो अब समझ में आया कि बच्चे के रोने की आवाज़ कहाँ से आती थी। मैं तुम्हारे पेरेंट्स को बुलाता हूँ। ममता वहीं रोने लगी। लेकिन ये बच्चा आखिर आया कहाँ से? इसके बाद ममता के साथ क्या होने वाला है, ये सब जानने से पहले हमें कहानी को शुरू से जानना पड़ेगा। कुछ महीनों पहले ममता जल्दी जल्दी स्कूल जाने के लिए तैयार हो रही थी। उसके माँ बाप, भैया भाभी सब वहीं पर मौजूद थे। अरे ममता, आज तो तुम लोग पिकनिक पर जा रहे हो ना? इतनी जल्दी जाने की क्या ज़रूरत है? भाभी, हमारे स्कूल की बस 7 बजे निकलेगी पिकनिक के लिए। शाम तक जल्दी वापस भी तो आना है। ममता, क्लास के बच्चों के साथ ही रहना। अरे माँ, फिक्र मत करो, अब ममता धीरे धीरे बड़ी हो रही है। चलो ठीक है, मैंने तुम्हारे लिए और तुम्हारे दोस्तों के लिए ये बड़ा सा टिफिन तैयार कर दिया है। आज तुम स्कूल बैग नहीं, ये बड़ा वाला बैग लेकर जाओगी ताकि टिफिन इसमें अच्छे से आ जाए। खैर, ममता ने उस बड़े से बैग में बड़ा वाला टिफिन रखा और स्कूल के लिए निकल गई। स्कूल पहुंचते ही सारे बच्चे पहले से ही वहाँ मौजूद थे। स्कूल बस भी तैयार थी। ममता, तुम्हारी वजह से बस अभी तक रुकी हुई है। इतनी देर क्यों करती? अरे क्या बताऊँ यार, ये बैग देख रही हो, इसमें बड़ा सा टिफिन भेजा है मेरी माँ ने तुम सबके लिए। चलो चलो बच्चों, बातें बाद में करना, जल्दी से बस में चढ़ जाओ। सारे बच्चे बस में चढ़ गए। बस चलने लगी। थोड़ी देर में वो बस एक चिड़ियाघर में पहुंची। वहाँ पर उन्होंने बहुत बड़े बड़े खूबसूरत जानवर और पक्षी देखे। यार, मैंने अपनी ज़िंदगी में पहली बार शेर देखा है। कितना खतरनाक लगता है। फोटो में तो बड़ा क्यूट लगता है। चलो बच्चों, जल्दी से बस में चढ़ जाओ। अब हम संजय वन के लिए प्रस्थान करेंगे। सभी बच्चे एक बार फिर से बस पर चढ़ गए। लगभग 2 घंटे के सफर के बाद वो लोग संजय वन पहुंच गए। बच्चों, सब लोग एक साथ रहना। ये जंगल भूल भुलैया से भरा हुआ है। पहले ही ममता ने अपने टिफिन का खाना सभी दोस्तों को खिलाया। उसके बाद सब इधर उधर जंगल में घूमने लगे। तभी अचानक ममता को दूर कोई चमकती हुई चीज दिखाई दी। ममता अकेली ही उस पेड़ के पास पहुंच गई। उसने देखा पेड़ में एक चमकता हुआ फल लगा हुआ था। ये फल तो कुछ अलग लग रहा है। अगर मैं इसे खा लूं तो मैं भी इस फल की तरह चमकने लगूंगी। ममता ने पेड़ पर चढ़कर वो फल तोड़ा और खा गई। तभी अचानक उसके पेट में दर्द उठने लगा। दर्द की वजह से वो उसी पेड़ के नीचे बैठ गई। थोड़ी देर में उसने एक नवजात बच्ची को जन्म दे दिया। ये घटना ममता को चौंका देने वाली थी। ये क्या हो गया? मेरी कोख से ये बच्ची कैसे पैदा हो गई? अब मैं क्या करूं? इस बच्ची को यहीं छोड़ दूं या नहीं? बेचारी कितनी मासूम लग रही है। धीरे धीरे मेरी ममता भी जाग रही है। ऐसा करती हूँ, इसे अपने बैग में रख लेती हूँ। उसने अपनी बच्ची को बैग के अंदर रखा ही था कि तभी वहाँ पर सारे बच्चे आ गए। ममता, सर ने बोला था ना सब लोग एक साथ रहना। तू यहाँ अकेले क्या करने आ गई? हम लोग घर जाने के लिए कब से तुझे ढूंढ रहे हैं। चल यहाँ से। ममता ने वो बैग संभाल कर अपनी पीठ पर टांगा और उन लोगों के साथ चल पड़ी। शाम को सभी बच्चे अपने अपने घर लौट आए। घर आते ही ममता सबसे पहले अपने कमरे में गई और बैग खोला। उसने बच्चे को दूध पिलाया और उसके साथ खेलने लगी। अगर इस बच्चे के बारे में मम्मी पापा, भैया भाभी किसी को भी पता चला तो वो लोग मुझे छोड़ेंगे नहीं और मैं उन्हें समझा भी नहीं पाऊंगी कि ये बच्ची मेरे कोख से कैसे पैदा हुई। इतने में उसकी भाभी रागिनी ने दरवाज़ा खटखटाया। अरे ममता, तू तो आते ही कमरे में घुस गई। चलो, सासू माँ बुला रही हैं, खाना खाते हैं। हाँ हाँ भाभी, बस कपड़े चेंज करके आती है। ममता ने अपनी बच्ची को जल्दी से बैग के अंदर छुपाकर अलमारी में रख दिया और कपड़े बदलकर अपने परिवार के साथ खाना खाने लगी। और ममता, कैसा रहा तुम्हारा स्कूल का टूर? कुछ एडवेंचर किया या नहीं? एडवेंचर तो मेरे साथ हुआ है। मतलब? अरे, मेरा मतलब एडवेंचर तो हम सभी बच्चों के साथ हुआ है।
संजय वन में मैंने एक ऐसा फल देखा जो चांद की तरह चमक रहा था। इतने में वो बच्ची रोने लगी। रोने की आवाज़ सुनकर सभी लोग हैरान हो गए। ममता, बच्चे के रोने की आवाज़ कहाँ से आ रही है? आवाज़ तो तेरे कमरे से ही आ रही है। अब ममता की सांस हलक में अटक गई। तभी उसने एक बहाना बना दिया। माँ, ये तो मेरे मोबाइल की रिंगटोन है, शायद किसी का फ़ोन आ रहा होगा, मैं देख कर आती हूँ। इतना बोलकर ममता तुरंत अपने कमरे में गई। अलमारी खोली, बैग से बच्चे को निकाला, तब जाकर वो शांत हुई। मैं इस बच्ची को इस घर में तो नहीं रख सकती, वरना पकड़ी जाऊंगी। ऐसा करती हूँ, घर के पीछे वाले बगीचे में कहीं छुपा देती हूँ। ममता वो बैग लेकर खिड़की के रास्ते घर के बाहर कूद गई। घर के पीछे बने एक बगीचे में जाकर उसने उस बच्ची को एक झोपड़ी के अंदर छुपा दिया। यहाँ कोई आता जाता नहीं है, यहाँ ये सुरक्षित रहेगी। बैग रखकर ममता जोर से भागी और खिड़की के रास्ते फिर से घर वापस आ गई। अरे ममता, बड़ी देर लगा दी तूने, और तेरे चेहरे से इतना पसीना क्यों निकल रहा है? भैया, स्कूल की तरफ से फ़ोन था। पहले मैंने सोचा था कि कल छुट्टी होगी, लेकिन एग्ज़ाम नज़दीक होने की वजह से कल स्कूल खुला है। बस यही सुनकर मेरी हालत ख़राब हो गई और चेहरे से पसीना टपकने लगा। तो इस तरह उसने अपने परिवार को बेवकूफ़ बना दिया। रात में जब सभी लोग सो गए तो चुपके से वो फिर से खिड़की के रास्ते उस बगीचे में गई और अपने बच्चे को दूध पिलाने लगी। वो घंटों उसके साथ खेलती रही। सुबह के 4 बजे फिर से उसने अपनी बच्ची को झोपड़ी में छुपाया और कमरे में आकर सो गई। सुबह उसकी भाभी ने उसे जगाया। अरे ममता, तुझे तो आज स्कूल जाना था ना? नींद खुलते ही ममता को एक बार फिर से अपनी बच्ची का ही ख्याल आया। उसने जल्दी नहाया धोया, नाश्ता किया और स्कूल जाने के बहाने निकल तो गई, लेकिन पीछे के रास्ते से बगीचे में पहुंच गई। झोपड़ी से उसने बैग उठाया और स्कूल चली गई। इस बार वो स्कूल की सबसे पीछे वाली बेंच पर बैठी। टीचर कुछ पढ़ा रहे थे। बच्चों, आज हम लोग प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के बारे में डिटेल में जानेंगे। यस सर। तभी अचानक ममता का बच्चा धीरे धीरे रोने लगा। ये बच्चे की आवाज़ कहाँ से आ रही है? सर, हमारे स्कूल के पीछे कविता आंटी के बच्चा हुआ है, शायद उन्हीं का बच्चा रो रहा होगा। टीचर ने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और फिर से पढ़ाने लगे। ममता ने चुपके से अपने बैग से बच्ची को निकाला और दूध पिलाने लगी, तब जाकर वो शांत हुआ। अब ये ममता का रोज़ का काम हो गया था। जब तक वो घर में रहती तो बार बार बगीचे में अपनी बच्ची से मिलने जाती और स्कूल जाती तो सबसे पीछे वाली बेंच पर बैठकर उसके साथ खेलती रहती और दूध पिलाती रहती। फिर एक रोज़ जब वो क्लास में अपनी बच्ची को दूध पिला रही थी, तभी अचानक वो रोने लगा। अब कहानी एक बार फिर से प्रेजेंट टाइम में वापस आ गई। तो ममता, दिखा दो ना टिफिन। पिकनिक वाले दिन इसने हम सबको खाना खिलाया था सर। इसका टिफिन चेक कीजिए, मस्त खाना होगा उसमें। टीचर ने ज़बरदस्ती उसका बैग छीन लिया। जैसे ही टीचर ने बैग की चेन खोली तो उसमें एक नवजात बच्चा था। वो ज़ोर से रोने लगा। ये देखकर पूरी क्लास दंग रह गई। टीचर की तो आंखें ही बड़ी हो गई। तो अब समझ में आया कि बच्चे के रोने की आवाज़ कहाँ से आती थी। मैं तुम्हारे पेरेंट्स को बुलाता हूँ। थोड़ी देर बाद टीचर ने ममता के पेरेंट्स और उनके भैया भाभी को बुला लिया। बच्ची को देखकर ममता का परिवार हैरान रह गया। मुझे कभी कभी शक तो होता था, अचानक रात में बच्चे की आवाज़ आने लगती थी, ममता के हाव भाव बदल जाते थे। अब जल्दी से बता दे, किसका पाप है ये? ममता ने रोते रोते सारी कहानी बता दी। अरे ममता, अगर कहानी बनानी ही थी तो कुछ ऐसी कहानी बनाती जो हम लोग मान सकते। इस कहानी पर कौन भरोसा करेगा? मैं अपनी माँ की कसम खाकर बोलती हूँ कि मैंने जो भी बताया बिल्कुल सच बताया। चाहे कुछ भी हो जाए, ममता मेरी झूठी कसम नहीं खा सकती। मुझे लगता है हम लोगों को उसी पेड़ के पास चलकर एक बार देखना चाहिए, शायद वहाँ से कोई सुराग मिल जाए। सब लोग उसी पेड़ के पास पहुँच गए। वो पेड़ अचानक बोल पड़ा। पिछले जन्म में इस लड़की ने गौरैया के अंडे पे निशाना लगाया था, जिससे उसके बच्चे खत्म हो गए थे। तभी उस गौरैया ने इसे श्राप दिया था। मैं तुझे श्राप देती हूँ कि अगले जन्म में तू फिर से यहाँ आएगी और इसी पेड़ का फल खाकर तू एक बच्ची को जन्म देगी, जिस वजह से तेरे घर वाले तुझे धक्के मारकर भगा देंगे। तू भी मेरी तरह पूरी जिंदगी तड़पेगी। इसका मतलब ममता सच कह रही थी। हे पेड़ देवता, अगर आप हमें सच न बताते तो मेरी ननद पूरी जिंदगी धक्के खाती रहती। उस दिन के बाद रागिनी और ममता मिलकर उस बच्ची को पालने लगी। राधिका और विनोद की नई नई शादी हुई थी। सुहागरात की अगली सुबह। बहू, विनोद उठ गया क्या? कमरे में सिर्फ तू ही नजर आ रही है। राधिका घबरा गई। उसने हड़बड़ाते हुए कहा, सासू माँ, अब विनोद जी तो सुबह 5 बजे उठकर शहर से बाहर किसी मीटिंग के लिए चले गए। क्या? सुबह सुबह उठकर मीटिंग के लिए चला गया और हमें बताया तक नहीं? विनोद ऐसा तो कभी नहीं करता था। मैं उसे फ़ोन लगा कर देखती हूँ।
नहीं सासू माँ, उनका फोन भी नहीं लगेगा। उन्होंने कहा था वो बहुत जरूरी मीटिंग के लिए जा रहे हैं, इसीलिए वो अपना फोन स्विच ऑफ रखेंगे। तभी सास की नजर कमरे में रखे नीले ड्रम पर गई। कहीं इस औरत ने मेरे बेटे को इस ड्रम के अंदर तो नहीं कैद कर दिया। क्या हुआ सासू माँ, मन ही मन क्या सोच रही हो? चिंता मत करो, अब आपका बेटा नहीं रहा। मेरा मतलब अब मेरा पति बन चुका है, वो जल्दी आ जाएंगे, आप बिल्कुल फिक्र मत करो। उसकी सास वहां से चली गई। राधिका ने तुरंत दरवाजा बंद किया और नीले ड्रम के पास गई। उसने ड्रम के ऊपर हाथ रखते हुए कहा, विनोद जी, ये सब क्या हो गया? मजबूरी में मुझे आपको इस नीले ड्रम के अंदर रखना पड़ा, वरना बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाती। लेकिन अब आगे मैं क्या करूं? मैं विनोद जी को कैसे वापस लाऊं? अब मेरे पास दूसरा कोई रास्ता नहीं रहा। अम्मा को फोन करती हूँ। राधिका ने अम्मा को फोन किया और उन्हें कुछ बताया। तभी दूसरी तरफ से उसकी अम्मा ने कहा, बिटिया, ये तो बड़ी गड़बड़ हो गई, लेकिन तुम फिक्र मत करो, विनोद को ड्रम से बाहर ना निकालना। ऐसा करना, आज रात चुपके से वो ड्रम लेकर तुम मेरे पास आ जाना। ठीक है अम्मा। इतना कहकर राधिका ने फोन रख दिया। उसके बाद उसने नहाया धोया, सभी के लिए चाय नाश्ता बनाया। नाश्ते की टेबल पर उसके सास, ससुर, ननद पायल और देवर भी बैठा था। राधिका लंबा सा घूंघट डालकर सबके लिए नाश्ता लेकर आई। बहू, तुम नाश्ता तो बहुत अच्छा बनाती हो। जी ससुर जी, हम बहुत कुछ अच्छा बना लेते हैं। ये सुनकर सास अंदर ही अंदर फिर से डरने लगी। वैसे भाभी, ये शहर है, यहाँ पर इतना लंबा घूंघट डालने की जरूरत नहीं है। ननद जी, मान लीजिए अगर धोखे से आपकी शादी लंदन में हो गई, तो क्या आप छोटे छोटे कपड़े पहनकर उनकी तरह घूमने लग जाओगी? भाभी बिल्कुल सही कह रही है आप, लेकिन एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि नीला ड्रम आप क्यों लेकर आई थी अपने गांव से? देवर जी, ये ड्रम हमको हमारी अम्मा ने गेहूं रखने के लिए दिया था। भाभी, मैं आपके खेत के गेहूं देखना चाहती हूँ। मैं जा रही हूँ भाभी, आपके कमरे में नीले ड्रम में गेहूं देखने। उसकी ननद इतना बोलकर उठकर वहां से जाने लगी। तभी राधिका ने उसका हाथ पकड़ लिया और कुर्सी पर बिठा दिया। ये देखकर सभी डर गए। ननद जी, गेहूं तो रसोई घर में रखे ना, अभी मैंने ड्रम में नहीं रखे। इतना बोलकर राधिका अपने कमरे में चली गई और अंदर से दरवाजा बंद कर लिया। बाहर उसके ससुराल वालों की धड़कनें तेज हो गई। बच्चों, लगता है मेरठ के बाद दूसरा केस अब हमारे घर में हो चुका है। हम अपने बेटे विनोद को खो चुके हैं। ये कैसी बातें कर रही हो तुम? मैं राधिका बिटिया को अच्छी तरह जानता हूँ। अरे वो बेचारी गांव की सीधी साधी लड़की है, वो भला ऐसा क्यों करेगी? पिताजी, आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन माँ का डर भी जायज है। आजकल किसी पर भी भरोसा नहीं किया जा सकता। पूरा दिन वो लोग राधिका से डरते रहे। रात में उसने खाना बनाया, सभी को बड़े ही प्यार से खिलाया। खाना पीना खाकर सभी लोग अपने अपने कमरे में सोने चले गए। इधर राधिका सबके सोने का इंतजार कर रही थी। रात के 12 बज चुके हैं, सभी लोग सो गए होंगे। अब मैं ये ड्रम लेकर अम्मा के पास जाती हूँ, क्योंकि कल सुबह होते ही फिर से ये लोग विनोद के बारे में पूछने लगेंगे, तो मैं क्या जवाब दूंगी। राधिका गांव की एक मजबूत लड़की थी। उसने किसी तरह वो नीला ड्रम उठाया और पीछे के रास्ते से जाने लगी। तभी बालकनी में खड़े उसके देवर ने ये सब देख लिया। भाभी, ये नीला ड्रम लेकर कहाँ जा रही हैं? पायल, माँ, पिताजी, जल्दी से यहाँ पर आओ। उसकी आवाज सुनकर सभी लोग बालकनी में आ गए। सबने देखा कि राधिका अपने सर पर नीला ड्रम लेकर कहीं जा रही थी। मेरे बेटे को खा गई ये घूंघट वाली औरत। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि राधिका जैसी सीधी साधी लड़की ऐसी हो सकती है। रुको, मैं अभी अपने दोस्त डीसीपी गजोधर को फोन करता हूँ, वो नाके पर ही इसे धर लेगा। राधिका के ससुर ने पुलिस को फोन कर दिया। थोड़ी ही देर बाद रास्ते में राधिका को पुलिस वालों ने रोक लिया। उसके ससुराल वाले भी पहुंच गए। आप लोग अचानक कैसे आ गए? बहू, तुम्हारा परिवार कितना सभ्य और संस्कारी है, तुम भी कितनी सीधी थी, लेकिन तुम ऐसा करोगी ये हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। तूने विनोद को ऊपर पहुंचा दिया। ससुर जी, मैं भला अपने पति को भगवान के पास क्यों पहुंचाऊंगी? इससे अच्छा तो मैं ही भगवान के पास चली जाऊं। तो फिर भाभी कसम खाकर बोलिए कि इस ड्रम में विनोद भैया नहीं है। हाँ, इस नीले ड्रम के अंदर विनोद जी हैं, लेकिन मैंने उनको ऊपर नहीं पहुंचाया। लगता है अब आप लोगों को सब कुछ सच सच बताना ही होगा। कुछ महीने पहले विनोद अपने माता पिता, भाई बहन सबके साथ बैठकर बातें कर रहा था। विनोद ने मेरा बिजनेस संभाल ही लिया है, तो क्यों ना विनोद की शादी कर दी जाए। पिताजी, शादी से तो अब मुझे बहुत डर लगने लगा है। मुझे क्या, हर लड़के को डर लगने लगा है। आपने वो मेरठ वाली घटना नहीं सुनी? एक लड़की ने अपने अमीर पति को ऊपर पहुंचा दिया और फिर किसी नीले ड्रम के अंदर भरकर उसके ऊपर सीमेंट डाल दी। मैं भी अमीर हूँ, मेरे साथ भी तो ऐसा हो सकता है।
विनोद बिल्कुल सही कह रहा है। मुझे भी आज ये खबर सुनकर डर लगने लगा है, इसलिए मैंने एक गांव की लड़की देखी है। उनका परिवार बहुत सभ्य है, लड़की भी बहुत सीधी सादी है। एक बार चलकर मिल लेते हैं। अगले ही दिन वो लोग भैरूपुर गांव पहुंच गए। राधिका दुपट्टे से घूंघट डालकर सभी के लिए चाय नाश्ता लेकर आई और फिर से वापस चली गई। ये क्या अम्मा, हम लोग तो भाभी को देखने आए थे और भाभी तो घूंघट डालकर अंदर चली गई। बिटिया, हमारे गांव की लड़कियां आज भी शर्माती हैं। समधन जी, अब हम आपकी बेटी को देखेंगे ही नहीं। हमारी तरफ से रिश्ता पक्का। क्यों विनोद बेटा, ठीक है ना? हाँ माँ, मुझे भी यही लगता है। वैसे भी शहर की लड़कियों से तो मुझे डर लगने लगा है। तो इस तरह राधिका और विनोद का रिश्ता तय हो गया और कुछ ही दिनों बाद बड़ी धूमधाम से उनकी शादी हुई। विदाई के वक्त राधिका की अम्मा ने उसे एक नीला ड्रम और ढेर सारे गेहूं भी दिए। राधिका बिटिया, ये हमारे खेतों के गेहूं हैं। अपने ससुराल वालों को अच्छा अच्छा खाना खिलाना, और ये ड्रम मैं तुझे गेहूं रखने के लिए दे रही हूँ ताकि गेहूं खराब ना हो। तो इस तरह नीला ड्रम लेकर वो अपने ससुराल पहुँच गई। आज विनोद और राधिका की सुहागरात थी। विनोद जी, सुहागरात से पहले मैं कुछ करना चाहती हूँ। हमारी अम्मा ने एक टोटका बताया था। आप शहर वाले लोग तो किसी टोटके जैसी चीज पर भरोसा करते नहीं होंगे, है ना? हाँ, भरोसा तो नहीं करते, लेकिन तुम कहती हो तो वो भी कर लूँगा। बताओ क्या टोटका है? सुहागरात से पहले जो दूध पिलाया जाता है, उस दूध को आपके सर के ऊपर से मैं 7 बार घुमाऊंगी और फिर आसपास किसी मंदिर में शिवलिंग के ऊपर चढ़ा दूंगी, जिससे हमारे प्यार को कभी नजर नहीं लगेगी। अरे, इस तरह के टोटके तो मेरी माँ भी किया करती है। चलो, हमारे घर से थोड़ी दूर पर ही एक मंदिर है, वहीं चलते हैं। लेकिन हमें पीछे के दरवाजे से चलना होगा, क्योंकि टोटका करते हुए हम दोनों के अलावा अगर किसी ने देख लिया तो गड़बड़ हो सकती है। राधिका ने दूध के गिलास को 7 बार विनोद के सर के ऊपर घुमाया। फिर दोनों चुपके से पीछे के दरवाजे से मंदिर पहुंच गए। मंदिर के बाहर ढेर सारी मूर्तियां रखी थी, क्योंकि वो किसी मूर्तिकार का मंदिर था। आप यहीं बाहर रुकिए, मैं दूध चढ़ा कर आती हूँ। राधिका मंदिर के अंदर गई और शिवलिंग पर दूध चढ़ाने लगी। तभी अचानक वहाँ पर उसे एक सांप दिखा और वो जोर से चीख पड़ी, आ, सांप, सांप! अरे, क्या हुआ राधिका? मैं आ रहा हूँ। विनोद घबराते हुए मंदिर की तरफ भागा। तभी उसका हाथ बाहर रखी एक मूर्ति पर पड़ा, जिससे वो मूर्ति गिरकर चकनाचूर हो गई। अंदर जाकर देखा तो सांप था। खैर, विनोद राधिका को उठाकर बाहर ले आया। बाहर मूर्तिकार बहुत गुस्से में खड़ा था। तुमने मेरी शेरा वाली माँ की मूर्ति तोड़ी है। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम इसी वक्त मूर्ति बन जाओगे। बाबा, मैंने जानबूझकर मूर्ति नहीं तोड़ी, हुआ कुछ ऐसा। इससे पहले कि विनोद आगे कुछ बोल पाता, वो मूर्ति बन गया। राधिका उस मूर्तिकार के सामने गिड़गिड़ाती रही, लेकिन मूर्तिकार अपने घर के अंदर चला गया। अब कहानी एक बार फिर से वर्तमान में लौट आई। इस तरह विनोद जी मूर्ति बन गए। मैं उन्हें उठाकर पीछे के रास्ते अपने कमरे में ले आई। मैंने सोचा अगर आप लोगों को इस बारे में पता चला तो आप लोग घबरा जाएंगे, इसीलिए मैं रसोई घर से चुपके से नीला ड्रम उठाकर लाई और विनोद जी की मूर्ति को उस नीले ड्रम के अंदर छुपा दिया। इन्हें लेकर मैं अपनी माँ के पास जा रही थी, क्योंकि उन्हें बहुत टोटके आते हैं। अब वही कुछ कर सकती है। उसके बाद पुलिस वालों ने नीले ड्रम का ढक्कन खोला तो देखा विनोद मूर्ति बनकर उसके अंदर पड़ा था। आपकी बहू बिल्कुल सही कह रही है, इसमें तो विनोद की सच में मूर्ति है, लेकिन पुलिस इन अंधविश्वासों में नहीं मानती। लेकिन दरोगा साहब, नीले ड्रम के अंदर मूर्ति ले जाना अपराध तो नहीं है? आप मुझे गिरफ्तार नहीं कर सकते। लड़की गांव की है, लेकिन समझदार भी लगती है। सही कह रही है, मैं इन्हें गिरफ्तार नहीं कर सकता। पुलिस वाले वहाँ से चले गए। अब राधिका अपने ससुराल वालों के साथ वो नीला ड्रम लेकर अपनी अम्मा के घर पहुँच गई। उसने सारी बात अपनी अम्मा को बताई। मेरे पास टोटका तो है, लेकिन वो टोटका तभी काम करेगा जब वो मूर्तिकार विनोद को माफ कर देगा। हमें इसी वक्त उस मूर्तिकार के पास चलना होगा। वो लोग नीले ड्रम को लेकर मूर्तिकार के घर पहुंच गए। वहाँ पर राधिका ने उन्हें सारी बात बताई। देखो बिटिया, मुझे नहीं पता था कि अचानक मंदिर में सांप आ गया था, लेकिन अब मैं अपना श्राप वापस नहीं ले सकता। आपने विनोद और मेरी बेटी को माफ कर दिया, इतना ही बहुत है। अब आपको हमारे साथ मिलकर एक बहुत बड़ा हवन करना होगा। रात भर उन लोगों ने मिलकर हवन किया। सुबह तक धीरे धीरे विनोद अपने असली रूप में एक बार फिर से वापस आ गया। मैं फिर से इंसान बन गया। माँ, पिताजी, आप लोग। राधिका ने सारी कहानी विनोद को बता दी और उसे लेकर वो लोग घर वापस आ गए। अब उसने नीले ड्रम में सारे गेहूं भर दिए